12th class, math, new book, Federal Board, MCQs, full book. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी बुक के क्योंकि MCQs हैं तो 20 मार्क्स आपके पूरे इंशाल्लाह। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को उसमें से 2-3 नहीं भी आते होते। अब जो बात अभी मैं आपको बताने लगूँ टैग किस्म का छोटा सा, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं ABCD। अब फ़र्ज़ करते हैं C7 आ गए हैं, B4 हैं, टोटल हम 18 की काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 7 और 4 11 और A हम फ़र्ज़ कर लेते हैं चले 5 हैं, 16 हो गए। D बच गए 2। तो अब जो बाकी 2 बच गए इनमें से देखें सबसे कम कौन सा टिक हुआ हुआ, D। तो अब जो 2 आपके रह गए वो आपके भाई यहीं करने हैं इंशाल्लाह, ये यहीं होंगे 20 पूरे। चैप्टर नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में होता है, इनकी पावर में। जैसे यूजुअली हम x⁻³ लिखते हैं ना, लेकिन अगर 3⁻x हो तो इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब उसमें आपको कौन सा नज़र आ रहा है? ऑप्शन बी, 3⁻x। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 2, द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इज़ एक्सप्रेस्ड बाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आपको पता चल गया ना कौन सा। अब ये चारों देखें, चारों आपको एक्सपोनेंशियल नज़र आ रहे होंगे। डिके का मतलब होता है कम होना। अब हम देखेंगे किस में कम हो रहा है। जैसे देखें, अब जो पहला है आपके पास उसमें b की पावर x है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आना चाहिए वो b में होना चाहिए, ये ज़रूरी है, तभी तो पता चलेगा। जैसे फर्स्ट में इसमें b है, सेकंड में भी b पे दिया हुआ है, थर्ड में देखें a पे आ रहा है तो उससे में कंफर्म नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में भी देखें a पे आ रहा है, इनके थर्ड और फोर्थ को ज़हन से निकाल देना। अब सेकंड में देखें b ग्रेटर दैन 1 है और b लेस दैन 1, तो वैल्यू कम होगी ना इसमें, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। लॉगरिथमिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू log x बेस b इज डिफाइंड। लॉग जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए होल्ड करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, x ग्रेटर दैन 0। फोर्थ पार्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 125 बेस 5? 3 आंसर आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों? 5 की पावर 3 हमारे पास 125 होती है। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट ऑफ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी ऑन टू इफ। अब ये ऊपर वाली डायग्राम पहले आप देखें 4 का प्री इमेज है 1, ऐसे इसको पढ़ना है। 4 का प्री इमेज 1, 5 का 2, 6 का 3। अब देखें इसमें से हर एक का प्री इमेज मौजूद है, इसको चलें b कह लें, इसको a कह लें। b का हर एलिमेंट प्री इमेज रखता है तो ये ऑन टू फंक्शन होता है, सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अब इस डायग्राम को देखें, इसमें 7 मिस हो गया, 7 का प्री इमेज नहीं है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि मिस हो गया तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है, यानी कि ऑन टू नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट है द फंक्शन f of x is equal to x plus 1 where f is a function from 1 2 3 to 2 3 4। ये 1 2 3 ये डोमेन हो गई और आगे 2 3 4 ये रेंज बन जाएगी। तो 1 मैप हो रहा है 2 पे, क्योंकि 1 पुट किया था तो 2 आया था, 2 3 पे, 3 4 पे। तो अब इसमें देखें कोई मिस है? नहीं है, रिपीट भी नहीं है। अच्छा, डोमेन रेंज दोनों में ना कोई मिस हो ना कोई रिपीट हो तो बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू होता है। इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r to 0 to infinity डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इज। हम देखें अगर आप x में 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2 आया। अब -1 पुट करके चेक करें, क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। -1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 फिर 2 आ गया, यानी कि 1 भी 2 पे मैप, -1 भी 2 पे मैप, यानी कि हमें रिपीटिशन मिल गई है। तो जब रिपीटिशन मिल जाए तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होता, और इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये कन्फर्म हो गया कि इंजेक्टिव तो नहीं है भाई। अच्छा, ये जो कुछ है ना, ये 0 to इन्फिनिटी सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ये रेंज है आपके पास, इसको हम रेंज कहते हैं। जो
इमेजेस होती हैं ना, इमेजेस का सेट रेंज कहलाता है। ये 4, 5, 6 ये रेंज है। अगर 7 भी शामिल कर लें, अब देखें 7 इमेज तो नहीं है ना किसी की, लेकिन अगर 7 भी शामिल कर लें, इसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो रेंज सब सेट होती है कोडोमेन का। अगर रेंज और कोडोमेन आ जाए ना इक्वल, तो उसका मतलब होता है फंक्शन ऑन टू है। एक और बात आपको पता चल गई। तो ये जो है ना, ये रेंज कोडोमेन के इक्वल आ रही है, और दूसरी चीज़ क्या है कि रिपीटिशन भी आ गई है। तो ये फंक्शन ना ऑन टू है ना 1 to 1 है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b हैज़ एन इन्वर्स इफ़ एंड ओनली इफ। तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, याद रख लें ये बात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ एफ इज़ बोथ 1 to 1 एंड ऑन टू। तो जो 1 to 1 और ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज। आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख लें, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें। अब हमें पता है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स क्या आ जाता है, एफ इनवर्स वाई। ये नहीं करना एफ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, ऐसा नहीं है। एक्स क्या है, एफ इनवर्स वाई। तो इस एक्स की जगह हमने एफ इनवर्स वाई लिख लिया। ये बस आपका ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, सिर्फ आपने वाई को एक्स से रिप्लेस करना है। तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1/3 या थर्ड रूट ऑफ एक्स, और वो में कहाँ दिया हुआ है, डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्ट नंबर 10, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वेयर f is a function from closed interval -π/2 to π/2 to -1 to 1 and -1 to 1 is also closed interval। अब ये -π/2 to π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये साइन की ओरिजिनल रेंज है। तो इस डोमेन में साइन फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, इनके 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अभी आपको इन्वर्स निकालेंगे, तरीका बताया ना, ये निकाला हुआ अभी दोबारा देख लें। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्केलिंग रेफर्स टू। स्केलिंग का मतलब होता है रीसाइजिंग करना ग्राफ में, लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने देनी है आपने। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द यूनिफॉर्म स्केलिंग। तो स्केलिंग और यूनिफॉर्म स्केलिंग में फ़र्क सुने। इन स्केलिंग हाइट एंड विड्थ में चेंज डिफरेंटली, लेकिन यूनिफॉर्म स्केलिंग में ऐसा नहीं है, बोथ विड्थ एंड हाइट चेंज proportionally। ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the effect on the graph of f of x when it is replaced by f of x plus 2? तो जब f of x plus 2 करेंगे तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड पे जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इज। इनवर्स की डोमेन है वो ओरिजिनल की रेंज होती है, और साइन की रेंज क्या है, -1 से 1 तक। तो इस क्वेश्चन में डोमेन बन जाएगी। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 2, इफ limit f of x approaches a is equal to 3 and limit g of x where x approaches a is equal to 0, then find limit x approaches a of f of x over g of x। तो लिमिट के रूल के अकॉर्डिंग हम दोनों लिमिट्स को सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट f of x approaches a डिवाइडेड बाई लिमिट g of x where x approaches a, और इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहली लिमिट की वैल्यू में दी हुई है 3 लिख लिया, दूसरी लिमिट की वैल्यू 0 है, 0 लिख लिया, 3 पे 0 इन्फिनिटी आ गई, यानी कि अनडिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 1 where x is less than 0 and 2x plus 1 where x is greater than 0, then find the left hand limit। लिखा हुआ लिमिट एफ ऑफ एक्स where x approaches 0, ऊपर जो छोटा सा माइनस है ना उसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि x लेस देन 0। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे, बस आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लिमिट एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये जो ऊपर छोटा सा माइनस है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। अब जब आपने लिखना, आपने फंक्शन ढूंढना है किस में x लेस देन 0, तो वो ये वाला है 2x minus 1 वाला। आप इसमें 2x minus 1 लिख लेंगे
लिखने के बाद x जिसको अप्रोच कर रहे हैं इसमें पुट करें, x 0 को अप्रोच कर रहे हैं, हम 2 की जगह 0 लिख लेते हैं, हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. थर्ड पार्ट इज इफ f and g are continuous at 2 then f over g is continuous at also 2. Option C is correct. The function f of x is equal to sin x over x where x is not equal to 0 and 1 when x is equal to 0. किस पे कंटिन्यूस है? तो सैंडविच थ्योरम ये था, लिमिट sin x over x where x approaches 0 is equal to 1. तो भी मैं ये लिमिट चेक करने लगा हूँ, लिमिट f of x x approaches 0 is equal to f of x क्या है? sin x over x. अभी देखिएगा जिसमें x is not equal to 0 है, लिमिट में आपने वो वाला लिखना होता है क्योंकि अप्रोच का मतलब नॉट इक्वल है. तो अब ये सैंडविच थ्योरम है, इसका आंसर 1 होता है. यानी कि 0 पे हम अगर चेक करें तो हमें क्लियरली नज़र आ रहा है. अब देखिए जब x इज इक्वल टू 0 आप फंक्शन में पुट करते हैं तो वो भी आपके पास 1 आ रहे हैं. देखिए x हमने 0 पुट किया, f ऑफ 0 भी 1 आ गया और लिमिट जो x 0 पे अप्रोच कर रही है वो भी 1 आ गई. तो इसका मतलब है फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस है. f ऑफ x यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x where x approaches 0 is equal to 1, so function is continuous at 0. Option A is correct. If f is differentiable for every value of x, then f is also continuous. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस भी होगा हर पॉइंट पे और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी हर पॉइंट पे. लेकिन इसका उल्ट अगर आप जाएं वो ठीक नहीं है. यानी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लाजमी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हो, और अगर कंटिन्यूस हो जाए लाजमी नहीं है डिफरेंशिएबल हो. नेक्स्ट टाइप k इज कांस्टेंट एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर देन इट्स डेरिवेटिव. अब देखें n और k दोनों आपको यहाँ पे कांस्टेंट ही दिए गए हैं, तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट या पावर या डिवीजन वो भी आपके पास एक कांस्टेंट ही आ रहा होता है ना. हम कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, मैंने एक 3 रख ली, एक 2 9 आ गया, तो 9 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आता है क्योंकि कांस्टेंट है. तो k रेज टू पावर n का डेरिवेटिव 0 आएगा अगर दोनों कांस्टेंट है तो, वरना नहीं. नेक्स्ट इफ f of 2 is equal to 2 g of x is equal to x square then find the derivative of 3 times g of x over f of 2. बस वैल्यूज पुट करेंगे, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा. 3 g of x हमें दिया हुआ है x square वो लिख लेते हैं, f of 2 हमें 2 दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं और इसको करते हैं डिफरेंशिएट. अब देखें 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो 3x हमारा नेट रिजल्ट है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट पार्ट है इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 देन इट्स थर्ड डेरिवेटिव. तो डिग्री है 2 तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा 0. कोई एग्जांपल रख के देख लें आप, बस x स्क्वायर को चलें हम डिफरेंशिएट करते हैं. अब x स्क्वायर का जो पहला डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो क्या आएगा 2x, पहले वो लिखें, फिर 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास 2 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा करें 2 का 0 आ गया, यानी कि स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव 0 आता है. इस तरह बाकी भी आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट है इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देन f इज़ कंटिन्यूस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Next, if f of t is equal to 2t cube is absolute minimum at unit number 3 integration. If f is integrable, then it is continuous. Option C is correct. लेकिन कई दफ़ा ऐसा नहीं भी होता. उसकी एग्जांपल है स्टेप फंक्शन. ये हर लेवल में आप देख लेंगे, ये लिख भी दिया मैंने. स्टेप फंक्शन इज इंटीग्रेबल बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूस. Second part, if f prime x is equal to 3x square plus 2x then f of x is, तो f prime दिया हुआ हमने वापस f पे जाना है तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे. तो 3x स्क्वायर का इंटीग्रल देखते हैं क्या आता है, n+1 वाला फार्मूला यूज़ होगा. 3 कांस्टेंट बाहर आया, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 से 3 कैंसल, यहाँ से x क्यूब आया. नेक्स्ट में 2x है तो इसका भी वही n+1 वाला फार्मूला, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ dx x स्क्वायर dx. तो इंटीग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जैसे बताया था ना आपको इंटीग्रेशन का दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव है, तो x स्क्वायर ही हमारे पास वापस आ जाएगा. ऑप्शन ए करेक्ट. नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx इज,
इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीन तरीका होता है, आप देखा करें ये किसका डेरिवेटिव है। अब साइन किसका डेरिवेटिव है, कॉज का, लेकिन उसमें क्योंकि माइनस भी आता है ना, कॉज का डेरिवेटिव है माइनस साइन, तो हम समझ लें माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड कर लेंगे, या एक माइनस इंटीग्रल के अंदर एक बाहर लिख लें। अभी जो बाहर वाला माइनस है ये इसी तरह आ गया, इसको नहीं छेड़ना। और कॉज किसका डेरिवेटिव है जी, माइनस साइन, वो माइनस आया हुआ है तो कॉज 2x आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इसमें इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, तो माइनस कॉज 2x/2 प्लस सी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट है इंटीग्रल ऑफ dx फ्रॉम 3 to 7, लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट है 7, तो dx यानी कि 1, तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो इसका सीधा सीधा आंसर है x, सिर्फ आपने लिमिट्स पुट करनी है, x फ्रॉम 3 to 7, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर 7 - 3 4 आ गया, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है इंटीग्रल ऑफ cos x dx फ्रॉम -π/6 to π, तो cos किसका डेरिवेटिव है, साइन का, जैसे भी ये क्वेश्चन हमने किया था। साइन पे हमने सिर्फ लिमिट्स यूज़ करनी है, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर लोअर, अपर क्या है पाई, साइन पाई माइनस साइन π/6, तो साइन पाई यानी कि साइन 180 ये होता है 0, एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, 0 माइनस साइन π/6 यानी कि 30, साइन 30 क्या होता है हाफ, तो 0 माइनस हाफ क्या है, माइनस हाफ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है d/dx ऑफ इंटीग्रल ऑफ t³ dt, लिमिट्स दी गई हैं -2 से x, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं, पहले इंटीग्रेट करते हैं फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब t³ हमारे पास है, तो t³ पे n+1/n+1 वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तो t⁴/4 और लिमिट्स हैं -2 से x, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, t की जगह -2⁴ डिवाइडेड बाई 4, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x⁴ डिवाइडेड बाई 4, तो 1/4 कॉमन ही लेने, सीधा सीधा 1/4 कॉमन, x⁴, अब -2⁴ ये तो प्लस हो जाएगी, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, ये माइनस दरमियान वाला लिखा हुआ है, ये x⁴ -16। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, डेरिवेटिव ऑफ 1/4 इंटू x⁴ -16, तो 1/4 कांस्टेंट बाहर आया, x⁴ का 4x³ और 16 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, अब ये 4 से 4 कैंसिल, x³ आंसर आ गया हमारा। इसको प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी खैर हम सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन सी x³ वाला ये करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2 एंड इंटीग्रल ऑफ t dt फ्रॉम 1 to 2। अब सिर्फ वेरिएबल चेंज है, बाकी सेम है, ये इक्वल चीज़ें हैं, तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब u du भी यहाँ आप लिख सकते थे, तो ये सेम है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाइन्थ पार्ट एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ f(x) = 4, लिमिट्स दी हुई हैं 2 to 5, तो सीधा सीधा बस इंटीग्रेट कर लें आप 4 को, तो 4 का इंटीग्रल क्या आया 4x, तो 4x के बाद हम उस पर लिमिट्स यूज़ कर लेंगे, 2 to 5, 4 कांस्टेंट अब बाहर लिख लें बेशक, तो 5 - 2 वो क्या होता है जी 3, 4 3s are 12, तो 12 वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट आसान सा इंटीग्रल ऑफ √x dx, तो n+1/n+1 वाला फार्मूला यूज़ होगा, x⁴ 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1, तो 1/2 + 1 क्या होता है 3/2, ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 x⁴ 3/2 + c, तो इसका ऑप्शन ये, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस। The order of differential equation x d3y/dx³ - 2 dy/dx⁴ प्लस y = 0, तो ऑर्डर क्या चीज़ है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर से मुराद जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर होगा उस इक्वेशन में उसको कहते हैं। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखें थर्ड है, d3y/dx³, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डिग्री निकालने से पहले ऑर्डर निकालना पड़ता है। अब देखें इसमें ऑर्डर 2 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नज़र आया ना, और इसकी पावर क्या है 1, तो ऑर्डर की जो पावर है उसको डिग्री बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू 8 इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो जो वैल्यू आ रही है आप इक्वेशन में पुट करें, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो। अब इसमें मुझे dy बाई डी एक्स भी नज़र आ रहा था, तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 8 का डेरिवेटिव 0, अब y इज इक्वल टू 8 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये पुट करके चेक करते हैं। dy बाई डी एक्स तो सब में नज़र आ रहा है, उनकी जगह आप समझ लें 0 हो गया, उसको तो छोड़ ही देना। बाकी y की जगह 8 पुट करें, 8 8 ज़ार 64, इधर तो 32 है, 8 6 ज़ार 48, ये भी ठीक नहीं है, 8 5 ज़ार 40, ये भी ठीक नहीं है, ये ठीक है, 8 4 ज़ार 32, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्यों है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको आपने 3 नहीं करना, ऑप्शन सी नहीं करना, या नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर 3 है तो ठीक है जी सी ठीक है ऑप्शन, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है कि जहाँ पे x होगा ना वहाँ पे आपने tx लिख लेना है। ये भी गौर से देखें कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं। x की जगह एक्स टी, y की जगह वाई टी, देखें एक्स टी ऊपर भी वाई टी भी इसी तरह जहाँ भी। अच्छा अब आप क्या करें, t कॉमन ले लें जहाँ जहाँ रहे, टी क्यूब ऊपर कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, डिनोमिनेटर में t कॉमन आ रहा है तो वहाँ पे क्या बचा x माइनस वाई साथ आ गया। अब देखें ऊपर टी क्यूब है नीचे टी कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर बच गया, यहाँ से डिग्री पता चलती है। बाकी वापस आपके पास वही एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन आएगा, तो क्योंकि टी की पावर 2 है इसलिए इसकी डिग्री 2 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, आसान सा इंटीग्रेट कर दे दोनों साइड पे, डी वाई से वाई आया, डी एक्स से एक्स आ गया, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए करेक्ट। The number of arbitrary constants present in general solution of a differential equation of order 1 is, तो फर्स्ट ऑर्डर है अगर तो कांस्टेंट भी एक ही आएगा, ऑर्डर 2 हो जाता तो कांस्टेंट 2 आ जाते, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई एज ए सोल्यूशन, तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं बेस एम पावर ऐड वाला रूल जो है वो अप्लाई कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स लैदा हो जाएगा, ई रेज टू पावर वाई लैदा हो जाएगा। अब डी वाई के साथ वाई वाले रखने तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर ई रेज टू पावर वाई, और डी एक्स के साथ एक्स वाले तो ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब सीधा सीधा इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा ई रेज टू पावर माइनस वाई, राइट साइड पे ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर माइनस वाई जो आएगा उसमें जब हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 भी आएगा, वो आप डिवाइड में लिखे मल्टीप्लाई में आपकी मर्ज़ी को नहीं मसला। ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स सी प्लस सी। अब बस इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, -1 को इधर ऊपर लिख लेते हैं, माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई हो जाएगा, तो सी उधर ले जाए माइनस सी हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर। अब देखिए माइनस सी को मैंने सी किया ना, कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस वाई। नेक्स्ट जनरल सोल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लें, इंटीग्रेट करना बस आपने, तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास क्या आएगा n+1 वाला फार्मूला यूज़ होगा, वाई क्यूब ओवर 3, इसी तरह एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब ओवर 3, और 0 कांस्टेंट है उसका सी आ गया, 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3c, तो सी की जगह आप बेहतर था C1 लिख लें, ना भी लिखें कोई मसला नहीं, के भी लिख सकते हैं, जैसे इधर मैंने आपको बताया था ना ये बात, ये भी वही चीज़ ही है, तो सी की जगह आप C1 लिख लें तब भी ठीक है, C1 माइनस C1 इसको सी कह लें, डेट्स इट। सो ऑप्शन, अच्छा इसमें तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा जी, ज़रा आप गौर करें आप बात पे, क्या कि माइनस से हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसको, ये -3C1 फिर वही बात आ रही है, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आया माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3C1, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी, ऑप्शन सी इज
correct. The solution of cos x sin y dx plus sin x cos y dy is equal to 0. इसको भी सॉल्व करते हैं. इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं. cos x sin y dx plus sin x cos y dy is equal to 0. तो y वाले को dy वाले को इधर ही रहने देते हैं, दूसरा उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं क्योंकि वेरिएबल हमने सेपरेट करने हैं. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला मेथड यूज़ करेंगे. अब ये देखें ये cos y है, y के साथ ठीक है, ये sin y है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos y ओवर sin y dy. यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos x ओवर sin x dx. इनको करते हैं इंटीग्रेट. अब साइन का डेरिवेटिव cos ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ sin y, इसी तरह इधर भी मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ sin x. अच्छा अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो आंसर मैं आपको बना के बताता हूँ, दोनों हो सकते हैं. मसलन लॉग भी कंसिडर किया जा सकता है, लॉग के बगैर भी, आपकी मर्जी. अब जैसे यहाँ पे क्या आएगा प्लस लॉग sin x इज इक्वल टू लॉग c. अब माइनस से इधर आके प्लस हुआ तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे. ये क्या आएगा sin y इंटू sin x. mn वाला समझ ले रूल यूज हो गया ना. लॉग से लॉग कैंसिल तो क्या आ गया sin y sin x इज इक्वल टू c. दूसरा क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे लॉग कंसिडर ना करें, ठीक है, वो भी देख लें आप, बात आपको पता हो. log sin y इज इक्वल टू माइनस log sin x प्लस c, तब भी ठीक. देखें log sin y प्लस log sin x इज इक्वल टू c, तो दोनों लॉग एक ही जगह, यानी कि sin y sin x इज इक्वल टू c. और log को जब आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे वो e की पावर बन जाता है. जो भी चीज़ ना उसको e की पावर बनाता है. आप देखें कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो आंसर एक और कांस्टेंट आएगा, तो ये वही c1 वाली बात अब हो गई. तो ये c आ गया sin y sin x इज इक्वल टू c. तो sin x sin y इज इक्वल टू c, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो कम अज कम ऑर्डर 1 होता है भाई, तो -1 नहीं हो सकता. ऑप्शन ए इज करेक्ट. Unit number 5 Kinematics of motion in a straight line. Which of the following quantities is a vector? Momentum is a vector quantity. Option C is correct. Second part, which of the following is a scalar quantity? Work is a scalar quantity. Option D is correct. अब वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. दोनों वेक्टर्स हैं लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास एक स्केलर आता है, इसीलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ऑप्शन ए एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. याद कैसे रखेंगे, एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, तो जब एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आता है. इस तरह आपने ये ज़हन में रखना है. नेक्स्ट पार्ट 4, द विनर ऑफ 400 मीटर रेस मस्ट हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज स्पीड. मैक्सिमम स्पीड नहीं कहना आपने, मैक्सिमम क्या पता है एक दफ़ा दौड़ के रुक जाए फिर, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है. नेक्स्ट पार्ट 5, अ कार travels 100 kilometer, the journey takes 2 hours. The highest speed of the car is 80 km per hour and the lowest speed is 40 kilometers per hour. What is the average speed of the journey? ये जो बात पहले हमने की थी, total distance divided by total time. अब total distance है 100, total time है 2 hours, 100 by 2, 50 kilometers per hour. Option B is correct. Next part number 6, a car travels 6 kilometer along a main road in 6 minutes. It then travels 2 kilometer along minor road in 6 minutes.
विच कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी इज करेक्ट। टोटल डिस्टेंस देख लें, फिर वहीं 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर 8 किलोमीटर बन गया। टोटल टाइम देखें 6 and 6 12 मिनट्स, तो 8 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई 12 मिनट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच पर्सन इज एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन, अ ड्राइवर ऑफ अ कार दैट इज ब्रेकिंग टू स्टॉप एट ट्रैफिक लाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड आपकी कम होती है, तो चेंज इन वेलोसिटी उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक और बात बताऊँ, जो स्पीड कम हो रही है ना, इससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं, डीसेलरेशन भी। नेक्स्ट है, चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन, ट्रेन ट्रेवल एट 30 मीटर पर सेकेंड, टेक्स 3 सेकेंड टू पास द चाइल्ड, वट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस लेंथ आपने बताना है। एस इज इक्वल टू वी टी यूज़ कर लें, वी आपके पास है 30 टाइम 3 सेकेंड्स दिया गया है, 33 आर 90 मीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a heavy object is released near the surface of the earth and falls freely. Air resistance can be ignored. Which statement about the acceleration of the object due to gravity is correct? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से आ रहा होता है। G is equal to 9.8 meters per second square, so option C is correct. Chapter number 6, Analytic Geometry, and the lines P, Q and S are, देखते हैं कौन सी लाइंस है, ये P, ये Q, ये S, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, तो इस तरह की लाइन को कंक्यूरेंट लाइंस कहते हैं। कंक्यूरेंट नहीं कहना, वो ट्राइंगल्स के केस में बातें चलती होती हैं, कंक्यूरेंट, और ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कंक्यूरेंसी कहलाता है। नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ 3 लाइंस इज 0 देन द लाइंस आर कंक्यूरेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्ज करते हैं 3 लाइनें हमारे पास, ये एक मैंने लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसी तरह दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तीसरी में 3 आ जाएंगी। तो अगर आप इस तरह इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें ना, इनके कोफिशिएंट्स का, जिस तरह मैंने किया हुआ है, और आंसर आए 0, तो इसका मतलब होता है लाइंस कंक्यूरेंट है। थर्ड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन में 0 के अलावा कोई और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखें 1 कांस्टेंट नज़र आ गया है, इसमें 8 आ गए, ये दोनों तो नहीं है। अब बाकी दोनों देखते हैं, तो वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। देखें पहले वाली जो इक्वेशन है, x की पावर 2 है, लेकिन आगे x की पावर 1 आ गई है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। इसमें देखें ये 2, अब ये x y दोनों की 1 1 है, ऐड करेंगे 2 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट होमोजीनियस, जिसमें कांस्टेंट आ रहा है, देखें किस में आ रहा है, डी पार्ट में, -5 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ये 5x -5, सो डी इज नॉन होमोजीनियस। नेक्स्ट, इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पास थ्रू ओरिजिन इफ, तो जो इक्वेशन ओरिजिन में से पास करती है उसमें अगर आप x की जगह 0 y की जगह 0 पुट करते हैं तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं। इसमें देखें अगर 0 0 पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, c इज इक्वल टू 0, यानी कि c की जगह भी अगर 0 पुट हो तो आंसर करेक्ट है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, द लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are real and distinct if h square is greater than ab, option a is correct। अब ये ज़रा गौर से देखें बात आप, कि अगर h square माइनस ए बी इक्वल टू 0 है तो लाइंस रियल भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, यानी कि दोनों लाइन में एक ही लाइन होती है वो। और अगर ग्रेटर दैन 0 हो h स्क्वायर माइनस ए बी, तो मतलब लाइंस रियल हैं लेकिन डिस्टिंक्ट हैं, एक के ऊपर दूसरी नहीं आई हुई, 2 लाइनें डिफरेंट है। और अगर लेस दैन 0 h स्क्वायर माइनस ए बी, तो लाइंस इमेजिनरी होती हैं। इन तीनों में से एक MCQ आने का चांस है भाई, तो इसका बहरहाल ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्योंकि यहाँ से क्या निकल रहा है, एच स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन ए बी। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर दैन है और एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है और एच स्क्वायर लेस दैन ए बी है, जिस तरह मर्ज़ी आप याद रखते हैं। देखें एच स्क्वायर लेस दैन ए बी है तो लाइन्स इमेजनरी हैं। नेक्स्ट आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर कोइंसिडेंट। तो अभी आपने क्या देखा, अगर एच स्क्वायर ए बी के इक्वल है तो कोइंसिडेंट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर इमेजनरी इफ एच स्क्वायर इज लेस दैन ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 are perpendicular if a plus b is equal to 0। अगर इन दोनों को ऐड करें आंसर 0 आए, ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें आप। नेक्स्ट है हाफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द वर्सेस ऑफ ट्राइंगल गिव्स इट्स एरिया। ये अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों वर्सेस के, तो इस तरह उसको सॉल्व करते हैं और 2 से डिवाइड अगर करें तो आपके पास उस ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। नेक्स्ट है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 पॉइंट्स इज 0 देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मसलन 3 पॉइंट्स हैं, आप उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, आंसर आ जाए 0 तो कोलिनियर है, वरना नॉन कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल बनाएंगे वो, ये भी जेहन में रखने। चलिए मैं आपको बना के बताता हूँ, ज़रा देखें। अगर तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं कि इस तरह 1 2 3 एक लाइन में से तीनों पास करें तो कोलिनियर। अगर ऐसे डिफरेंट हो गए तो आप देखें एक लाइन तो नहीं बनेगी ना, ये तो 3 लाइनें बन जाएंगी, तो 3 लाइनें को मतलब है ट्राइंगल। इनके 3 पॉइंट्स हैं अगर, तो या तो लाइन बनाएंगे स्ट्रेट या फिर ट्राइंगल बना देंगे। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट चारों में से भी एक MCQ आना है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। तो पहले मैं आपको बताऊँ ना, ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है। ये फ़र्ज़ करते हैं ट्राइंगल हमने ड्रा की, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, कैसे करेंगे, एक पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ऐसे आर्क ड्रा करेंगे। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे फिर रख के हम 2 आर्क्स लगाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, बस एंगल बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह बाकी दोनों एंगल्स को भी हम अगर बाइसेक्ट करें तो आप देखेंगे वो तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट में से पास करते हैं, इसमें से इस पॉइंट को एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है और ये इन सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट है, पूछ रहा है राइट बाइसेक्टर्स साइड्स का, होता ही है वो साइड्स का है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, देखें ये क्या चीज़ है। हम एक ट्राइंगल पहले ड्रा करते हैं और एक साइड को हम करेंगे बाइसेक्ट। करेंगे कैसे, देखें, यहाँ कंपास रखें, 2 आर्क्स लगाएं ऊपर नीचे, दूसरे पॉइंट पे भी रखें ना, इतनी कंपास ओपन रख के लगाएं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये मिड पॉइंट आ गया है और ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन को राइट बाइसेक्टर कहते हैं। क्यों, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ये वाला एंगल जो है, इसलिए इसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं। इस तरह बाकी दोनों साइड्स के भी हम राइट बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं। ये तीनों भी एक ही पॉइंट से पास कर रहे होते हैं, इन तीनों का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी हमें मिलता है और इस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी का एक ख़ास नाम है। बस इतनी सी बात है, वो नाम आपने ज़हन में रखना है और इसका नाम है सर्कम सेंटर, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब 2 चीज़ें आपकी और बची, सेंट्राइड और आर्थो सेंटर क्या होता है वो देखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्राइड। तो पहले आपको बताते हैं मीडियन क्या चीज़ है। ये एक ट्राइंगल हमने ड्रा की, जैसे अभी आपने इधर ये मिड पॉइंट फाइंड किया ना, ये इसी तरह पहले आप मीडियन के लिए मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे, बस मीडियन आ गया, ये मीडियन है। इसी तरह ये इसका मिड पॉइंट इसको मिलाया, ये इसका मीडियन आ गया और ये तीसरी वाली का मिड पॉइंट और इसको भी मिलाते हैं मीडियन। तो मीडियन भी कंकरेंट होते हैं, ये भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं और इसके कंकरेंसी वाले पॉइंट का नाम है सेंट्राइड। ये ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड आर्थो सेंटर। अल्टीट्यूड्स भी आपको ड्रा करके बता, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करना भी बोलते हैं अल्टीट्यूड्स को। कैसे ड्रा करते हैं, इस पॉइंट पे कंपास रखें और आर्क लगाएं इसके सामने वाली साइड पे। ये देखें, ये एक आर्क लग गई, इससे जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं
इन पर आके दोबारा आर्क लगाएं, इनसे एक हमें पॉइंट मिलेगा। अब इस पॉइंट को और वर्टेक्स को मिला दें, बस ये अल्टीट्यूड आ गया। तो इसी तरह आप 2 अल्टीट्यूड्स और ड्रा करेंगे जब, तो आपके पास 3 अल्टीट्यूड्स पूरी हो जाएंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये तीनों अल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं, यानी कि इनका जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है उसका नाम है ऑर्थोसेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू -12x। आसान सी चीज़ है, ये स्लोप दिया हुआ -1/2। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल देख लें, क्योंकि परपेंडिकुलर 2 लाइनें तब होती हैं जब उनके स्लोप एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो -12 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या आएगा? -2। इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि y इज इक्वल टू mx आपने करना था ना। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 7, द एक्सेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द कोनिक सेक्शन फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट इसका करेक्ट है, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। अब ये क्यों करेक्ट है ये देखते हैं। तो इसमें एक वर्ड है एक्सेंट्रिसिटी, दूसरा वर्ड है रेशो, डिस्टेंस चले आपको पता है, और कोनिक सेक्शन। तो एक डायग्राम से बात समझाते हैं आपको। ये कोन, इट इज़ कॉल्ड कोन। वो जो कार्नेटो आप खाते हैं ना, वही समझ लें, ये कार्नेटो, ये कोन। तो असल में तो ये एक कार्नेटो ऊपर है और एक नीचे है। नीचे उसने बनाई नहीं है, वो भी आप बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात समझ आएगी। ऐसे ही ना, ये डाउनवर्ड 2 लाइंस खींच के और एक दरमियान में ऐसे एक सर्कल सा बना लें आप। ये दूसरी कोन बन गई। इन दोनों को नैप्स बोलते हैं, दीज आर 2 नैप्स। तो आप एक ब्लेड से इसको डिफरेंट टाइप से कट करेंगे, डिफरेंट डायग्राम्स बनेंगे। जैसे अगर मैं ऐसे सीधा कट करूँ ना, सर्कल बनेगा। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा, ब्लेड से इसको सीधा कट किया, सर्कल है। और अगर थोड़ा सा तिरछा कट कर लें ना, ऐसे करके, तो ये एलिप्स बनती है। अच्छा, ऐसे तिरछा या ऐसे तिरछा, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करें। तो ये जो दरमियान में एक शेप बनी हुई, इट इज़ एलिप्स। और अगर ऐसे कट करें, ऐसे करके, दूसरे नैप से मिलने नहीं देना इसको, जब ऐसे कट करेंगे तो ये जो शेप बनती है ना, ये इसको बोलते हैं पैराबोला, वेरी फेमस शेप। और इस तरह भी पैराबोला बनती है, 4 तरह से बनती है, मैं बताता हूँ आपको डिटेल। और अगर इसको ऐसे कट करें, जैसे ये हुआ है, दोनों नैप्स को आप कट करेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला में दोनों नैप्स चाहिए थे, इसलिए बनाए थे। बाकी तीनों में ज़रूरत नहीं, उनसे एक से बन जाती डायग्राम। तो अब ये इस तरह की एक शेप बनती, इट इज़ कॉल्ड हाइपरबोला। हम बात कर रहे थे एक्सेंट्रिसिटी की, तो किसी एक डायग्राम से मैं आपको एक्सेंट्रिसिटी बता देता हूँ क्या चीज़ है। ये चलें पैराबोला ही देख लेते हैं। ये पैराबोला है, नज़र आ गया आपको। ये फोकस है, जो पॉइंट है ना, F, कैपिटल F। और ये जो लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस में जो रेशो होती है, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। इसमें आपको एक पॉइंट P एक नज़र आ रहा होगा, तो P से F और P से M, इनमें जो रेशो होगी ना, उसको। अच्छा, इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला की इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो इस तरह की है। और अगर इसको ऐसे उल्टा कर दें ना, तो फिर इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² इज इक्वल टू -4ax। फिर ये इस तरह की बनेगी, ये गौर से देखें, y² इज इक्वल टू -4ax। अब फोकस इसका हो जाएगा -a0, और पहले वाली के क्या थे, a0, क्योंकि x एक्सिस पे है ना दोनों, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब इस डायग्राम में पॉजिटिव x एक्सिस था तो a प्लस में, और जो दूसरी डायग्राम है ये वाली, इसमें क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे है तो हमने -a लिख लिया। y तो दोनों में 0 है। इसी तरह ये जो डायग्राम्स है ना दोनों, ये भी इसी तरह की हैं। इसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू 4ay। अब देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस डायग्राम देखें, ऊपर की तरफ समझ लें बनी हुई है, इसकी ओपनिंग ऊपर की तरफ है। तो इसमें क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो इसका x 0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स फोकस के देखें, 0a, a पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव y एक्सिस पे। इसमें क्या होगा, इसकी इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू -4ay। अब इसमें देखें फोकस किधर है, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो -a इस वजह से लिखेंगे।
तो एक्सेंट्रिसिटी क्या है, फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स जो रेशो बन रही है डिस्टेंस की, उसको हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। और पैराबोला की 1 होती है, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि पैराबोला में डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस सेम होता है ये वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, अब आपको बात इंशाल्लाह क्लियर हो चुकी होगी। द एक्सेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द कॉनिक सेक्शन फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट क्या, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ सर्कल वो 0 होती है, ई इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये बाकी भी देख लें, पैराबोला की तो भी मैंने आपको बताई ना, ई इज इक्वल टू 1, ये पैराबोला की है। मतलब क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे। और ये है जी ई लेस देन 1, ये होती है एलिप्स की, ये सर्कल की तरह की एक डायग्राम होती है। सर्कल ना एलिप्स का एक स्पेशल केस है। और ई ग्रेटर देन 1 ये हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट है, फोकस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y इज, ऑप्शन डी करेक्ट है, 0 -4। अब ये वही इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay वाली। यहाँ से हमें जज हो जाता है कि a की वैल्यू -4 है। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रिएक्टम ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ए स्क्वायर 16 है, बी स्क्वायर 9 है, या ये भी कह सकते हैं ए 4 है और बी 3 है। तो लेटेस्ट रिएक्टम जो एलिप्स का होता है उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर ओवर ए। तो b और a की वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपल। b स्क्वायर 9 है, लिख दिया। a स्क्वायर 16 था, मतलब a 4 है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 ज़ार 18, 18 by 4 काट दें, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 36 इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपको एक और बात पता चलेगी, गौर से सुनिएगा। 16 4 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर ऑफ 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 1। अब 6 ग्रेटर देन 4 है, ठीक है, तो इसका मतलब है ए अब वाई के नीचे आएगा। ठीक है, ये बात आपने जेन में रखनी है। 26 की एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं, ई इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब वैल्यूज़ हमें पता है, पुट करते हैं। बी हमारे पास क्या है और ए क्या है, बी 16 सॉरी स्क्वायर ऑफ बी 16 स्क्वायर ऑफ ए 36। सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने के बाद 36 माइनस 16 20 आया, 20 पे 36, 4 5 ज़ा 20 बन गया और 4 9 ज़ा 36, तो 105/3 ये हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी आई एलिप्स की। हमने फाइंड क्या करना था, हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी थी। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में क्योंकि यूज़ होती है एक्सेंट्रिसिटी, तो ये हमने इसलिए फाइंड की। और अभी हम जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो लिखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। और ये बात कौन से डायरेक्ट्रिक्स की हो रही, याद रखना है आपने, उस एलिप्स की जिसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो इक्वेशन उसकी थी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए की वैल्यू 6 थी और बी ई अभी हमने फाइंड किया √5/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 इंटू 3/5, 6 3 ज़ार 18, तो प्लस माइनस 18 डिवाइडेड भी √5। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर 25 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 81 इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से ए स्क्वायर आया 25 और बी स्क्वायर आ गया 81, या ऐसे कह लें ए 5 और बी 9। तो अब इसकी एक्सेंट्रिसिटी में प्लस आ जाता है। ठीक है, ये एलिप्स की थी, इसमें क्या आ रहा था, माइनस। तो ये हाइपरबोला केस में आ जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब वैल्यूज़ हमें पता है, बस पुट करते हैं। ए स्क्वायर 25 था जी और बी स्क्वायर 81 9 लिखा हो तो मैंने, तो पुट करते हैं। बी स्क्वायर 81 पुट हो गया, ए स्क्वायर 25 पुट हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, रिजल्ट आ जाएगा 25 एलसीएम 25 प्लस 81, तो 5 और 1 6 हो गया और 8 और 2 10, तो √106 डिवाइडेड बाई 25। √106 को उसी तरह रहने दें, 25 का अंडर रूट
क्या आ गया 5, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, √106/5। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला x - 1 होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस y + 3 होल स्क्वायर ओवर 12 इज इक्वल टू 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x - h होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y - k होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म उस वक्त है कि जब सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा हो, h और k दोनों ज़ीरो ना हो तब। अगर ज़ीरो है तो फिर वहीं पुराने वाली x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें h और k इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 1 - 3। केयरफुल रहना है आपने, -h -1 होगा ना तो h 1 आ जाएगा, -k 3 होगा तो k -3। अब हमारा टारगेट क्या है, कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन फाइंड कर। कंजुगेट एक्सिस की इक्वेशन है कैपिटल X इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में x - 2 इज इक्वल टू 0 है। आपके क्वेश्चन में क्या है x - 1 इज इक्वल टू 0। कैपिटल X वो हमारे पास x - 1 था, ठीक है ये। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल गया ना x इज इक्वल टू 1। और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस पूछता फिर करते कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता। अब भी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 टू द सर्कल 2x स्क्वायर + 2y स्क्वायर + 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको थोड़ा सेट करेंगे, ठीक है। टेंजेंट एक जेन में रखना और एक पॉइंट जेन में रखना। सर्कल को पहले सेट कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगी x स्क्वायर + y स्क्वायर + 3/2x + y - 3 इज इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट था हमारा 1 2, इसको हम सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की जगह 1 और y की जगह 2। स्क्वायर ऑफ 1 + स्क्वायर ऑफ 2 + 3/2 × 1 + 2 - 3 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल 0 नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे बस पुट करना है आपने। मैं भी आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। इसको बस सीधा सीधा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 LCM लेते हैं, 2 1 = 2, 4 2 = 8 + 3 + 2 2 = 4 - 3 2 = 6, 8 × 2 10 and 7 17, 17 - 6 यानी कि 11/2 आ गया। इसका अंडर रूट हमारा आंसर होगा, 11/2 नहीं, अंडर रूट 11/2। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next are the chord joining the 2 points this and this on the parabola y square is equal to 4ax is focal chord if। तो focal chord के लिए कंडीशन होती है T1 T2 का प्रोडक्ट हमारे पास -1 है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट exactly one tangent can be drawn on a circle if point lies on the circle। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हो, ये मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, ये देखें, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा होगा। और अगर सर्कल के बाहर आप कोई पॉइंट रखते हैं ना, तो ये देखें ऐसे 2 टेंजेंट्स ड्रा हो जाएंगे। सर्कल पे है तो एक, सर्कल के बाहर है तो 2। और अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है, ये भी मैं आपको बना के बताता हूँ, ये तो ये टेंजेंट नहीं है, ये तो सीकेंट हो गया। क्यों, ये देखें ये कट कर गया 2 पॉइंट्स पे। यूनिट नंबर 8 साइन इनवर्स हाफ is equal to π/2 minus x, then find the value of x। साइन की वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मीन्स π/6, यानी कि इसकी जगह हम लिख लेंगे π/6, फिर इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था π/2 minus x। x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस है दूसरी साइड पे प्लस हुआ, π/6 दूसरी साइड पे माइनस हुआ, 6 LCM 3π minus π2 π/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी कि π/3 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट cos इनवर्स √3/2। अब ये कुछ आगे लिखा हुआ, इसको गौर से देखें। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम 0 to π। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो अगर cos इनवर्स आपके पास पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जैसे ये पॉजिटिव है √3/2, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर नेगेटिव होता फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट कंसिडर करते। अब cos की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे।
30 डिग्री मीन्स पाई बाई 6, यानी कि cos इनवर्स √3/2 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पाई बाई 6। तो ये बन गया सीकेंट पाई बाई 6 और सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का, यानी कि 1/cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 मीन्स cos 30, वो क्या होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3/2। तो जब इसको ठीक करके लिखेंगे ये ऊपर जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट cos इनवर्स -√3/2। तो देखें अभी मैंने आपको बात बताई थी ना कि अगर माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, वही चीज़ हम कैरी ऑन करेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा, चल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम निकालते हैं पाई माइनस थीटा से। तो अब थीटा हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री था, यानी कि पाई बाई 6 था, तो पाई माइनस पाई बाई 6 निकालें सिंपल। तो 6 पाई माइनस पाई ये आ गया 5 पाई बाई 6, यानी कि अब हमारे पास क्या आया हुआ है, कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, क्योंकि इसका आंसर 5 पाई बाई 6 आया cos इनवर्स -√3/2 को। जब वो आप फाइंड करेंगे ना कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, चलें वो भी देखें। कोसिकेंट 5 पाई बाई 6, अब अगर आपको इसको पाइज में सॉल्व करने में इशू बन रहा है तो पाई की जगह 180 लिख के ना इसको चेक कर लें। बस मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। पाई की जगह 180 लिखें तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 ज़ार 18, तो 30 मल्टीप्लाई 5 150 आ गया। अब 150 को 180 माइनस 30 कर लें, क्योंकि 180 माइनस 30 150 होता है, तो 180 की जगह आप लिख लें पाई, इस तरह आपको पता चलेगा, इजी हो जाएंगे ना आप। पाई माइनस और 30 क्या आता है पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 हमारे पास आ गया। तो अब पाई पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, कोसिकेंट ही रहता है। बल्कि पहले चलें रेसिप्रोकल कर लें। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल था ना, तो 1/sin पाई माइनस पाई बाई 6। अब वही बात, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन ही रहा, साइन पाई बाई 6 आया। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये एज इट इज़ आ गया। और पाई बाई 6 साइन 30 होता है हाफ, ऊपर जाके 2/1 बन गया, यानी कि 2 हमारा नेट रिजल्ट आया। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 6 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ। अब देखें फिर माइनस हाफ आया ना, तो माइनस आ गया, इसका मतलब है cos इनवर्स माइनस में अगर हो तो हम सेकंड क्वाड्रेंट कंसीडर करेंगे। और वैसे cos की वैल्यू हाफ जो है वो कितने डिग्री पे होती है, 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 पे। अगर यहाँ पे दरमियान ये होता ना एंगल प्लस में, तो फिर आपने सीधा सीधा बस पाई बाई 3 लिखना था। अब लेकिन क्योंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे, जैसे पिछले MCQ में आपने ट्रीट किया। तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या होता है पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 LCM आ जाएगा, और 3 1 3, तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, cos पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 LCM आ गया, तो 6 1 6, 1 पाई ज़र पाई, एंड 3 2 6, 2 2 4, 4 पाई। तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 6 cos 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 को कैलकुलेट करना मैं आपको बता चुका हूँ, अभी जो बातें की सारी आपने, यानी कि पाई माइनस पाई बाई 6, जैसे पिछले MCQs में आप करते आ रहे हैं। तो अब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, cos ही रहेगा, cos पाई बाई 6 आ गया। लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड में cos नेगेटिव होता है, तो फिर ये माइनस आएगा, माइनस, और cos 30 क्या होता है √3/2, तो ये आ जाएगा माइनस √3/2। कौन सा ऑप्शन ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई sin x इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या करेंगे, लेकिन रेफरेंस एंगल सेम रहेगा, ये ज़हन में रख लें। यानी कि साइन की वैल्यू जो हाफ है
वो हमारे पास 30 डिग्री पे आती है ये। तो रेफरेंस एंगल आपका सेम है चाहे आप जिस भी क्वाड्रेंट में फाइंड कर रहे हैं। 30 डिग्री मीन्स π/6। अब करते हैं क्वाड्रेंट्स की बातें। अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में। और साइन नेगेटिव किस में होता है? थर्ड में और फोर्थ में। अब हमारा फिलहाल जो क्वेश्चन है उसमें क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव थर्ड में अगर हो तो आप π+θ करेंगे। देखें ना, पाई से आगे आप जा रहे हैं तो π+θ, पीछे हो तो π-θ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 2π-θ, क्योंकि 2π से पीछे हैं आप, 2π-θ। 3/2 वाला भी मैंने लिखा हुआ है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते हैं कि π+θ, थीटा हमारे पास π/6 रेफरेंस एंगल, तो π+π/6 करें, 7π/6 आ गया। इसी तरह जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कैलकुलेट करेंगे 2π-θ, थीटा हमारे पास π/6 है तो 2π-π/6, 6 2 12 -1 11π/6, यानी कि नेगेटिव है तो ये दो आंसर है। और अगर पॉजिटिव हुआ फिर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट में तो सीधा सीधा थीटा है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, थीटा π/6 आ गया। सेकंड में क्या था? π-θ, यानी कि π-π/6, तो वो क्या आ जाएगा? 5π/6। अब हम देखते हैं हमारा आंसर कौन सा बना। नेगेटिव के हिसाब से ये ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर पॉजिटिव होता फिर डी करेक्ट होता। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 5/13 इज, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर हमें 5 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 13 है। हमने सिर्फ बेस फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, बेस हमने कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5, बेस आगे 12। तो अब टेंजेंट हमारे पास क्या आता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, तो टेंजेंट इनवर्स 5/12 इज द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट पार्ट इज साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2 माइनस x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो साइन की वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे होती है जी? 30 डिग्री, यानी कि π/6 पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे? π/6। तो ये क्या आ गया? π/6 इज इक्वल टू π/2 माइनस x। इसको बस सिंप्लीफाई कर लें, x लेफ्ट साइड पे प्लस का हो जाएगा, π/2 राइट साइड पे आ गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x आ जाएगा π/2 माइनस π/6। 6 एलसीएम आ गया, तो 2 3 6, 3 1 3, 3π माइनस π/6, 3π माइनस π क्या है? 2π/6, कटिंग करके π/3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट रिजल्ट सीकेंट इनवर्स इन्फिनिटी माइनस सीकेंट इनवर्स 2? तो सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पे है और सीकेंट की वैल्यू 2 कहाँ पे है? बस ये हमने चेक करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सीकेंट रेसिप्रोकल है कॉज का, यानी कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, हम लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो अब हमने चेक क्या करना है? इन्फिनिटी कहाँ पे आ रहा है? तो यानी कि ये यहाँ पे 0 चाहिए हमें ना, जहाँ cos थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो अब cos की वैल्यू 0 कब आएगी? 90 पे cos 90 0 होता है, यानी कि हम थीटा π/2 पुट कर लेंगे। अब देखें 1/cos 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी π/2 पे हमारे पास आ रही है। अभी याद रखना आपने, सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी किधर आई? π/2 पे। अब सीकेंट की वैल्यू 2 कहाँ पे आती है वो भी देख लेते हैं। cos का रेसिप्रोकल है ना सीकेंट, 1/cos थीटा करके हम इसको चेक कर लेंगे। अब cos की वैल्यू हाफ कहाँ पे है? वो 60 डिग्री पे होती है, यानी कि π/3 पे हमारे पास वो वैल्यू आएगी। तो हम सॉल्व करते हैं, π/2 माइनस π/3, 6 एलसीएम, 3π माइनस 2π, π/6 हमारा नेट रिजल्ट आ गया, विच इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, व्हाट रिजल्ट सीकेंट इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स √2? सीकेंट की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है वो देख लेंगे, और सीकेंट की वैल्यू √2 कितने डिग्री पे होती है वो देख लेंगे। सीकेंट रेसिप्रोकल है cos का, cos 0 1 होता है, 1/1 भी 1 नहीं आया, यानी कि सीकेंट इनवर्स 1 का आंसर क्या आया? 0, क्योंकि cos 0 1 होता है। इसी तरह अब हम चेक कर लेते हैं कि सीकेंट की वैल्यू √2 कितने डिग्री पे थी। अब cos 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आया? √2, 45 डिग्री यानी कि आंसर है। तो सीकेंट इनवर्स की वैल्यू √2 आएगी
पाई बाई 4 पे, क्योंकि 45 पाई बाई 4 है, 0 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 4, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट है सीकेंट इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स 1, तो 2 टाइम्स सीकेंट इनवर्स 1 हो गया। अभी देखा था सीकेंट की वैल्यू 1 0 पे आती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चैप्टर नंबर 9, साइन 2x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 बाई 2 with x belongs to 0 to 2 pi, then the value of x is 0 to 2 pi means चारों क्वाड्रेंट्स की बात होगी, लेकिन रेफरेंस एंगल सेम है। अब देखें रूट 3 बाई 2 जो है वो साइन की कितने डिग्री हो तो वैल्यू आती है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई 3 आप कह लें। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे साइन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में था, क्योंकि हमारे पास रूट 3 बाई 2 है ना पॉजिटिव, तो साइन एक फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और एक सेकंड में। अब फर्स्ट में वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा एंगल थीटा, कोई चेंज नहीं। सेकंड में पाई माइनस थीटा करके, तो 2x पाई बाई 3 यानी कि x पाई बाई 6। सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस थीटा, थीटा क्या था पाई बाई 3, इस कैल्शियम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x आ जाएगा पाई बाई 3। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x a trigonometric equation sin x is equal to cos x remains true, यानी कि हमने देखना है कि साइन और काज दोनों की वैल्यू किस किस एंगल पे ट्रू है। एक तो चल सीधी सी आपको पता है कि 45 पे साइन और काज दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 45 भी 1 भी अंडर रूट 2 है, काज 45 भी 1 भी अंडर रूट 2 है, यानी कि पाई बाई 4। तो आपने सिर्फ ये पाई बाई 4 नहीं करेक्ट करना, बाकी भी देखने हैं। उसकी रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स को, तो साइन ओवर काज टेंजेंट हो गया, डिवाइड हो गया ना, तो साइड पे जाके टेंजेंट एक्स आया 1। तो अब टेंजेंट की वैल्यू 1 यानी कि पॉजिटिव जो है वो 2 क्वाड्रेंट्स में है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में। तो फर्स्ट में तो चलने पता चल गया पाई बाई 4, थर्ड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई प्लस थीटा करके, थीटा पाई बाई 4 है, पुट करेंगे तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाई 4। तो दो ऑप्शन हमारे कौन से है, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सोल्यूशन सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 sin x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि आपने सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट की हद तक रहना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। बहरहाल इसको चलने सॉल्व करते हैं। तो इसके सोल्यूशन में मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा कि क्लॉकवाइज सोल्यूशन और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बातें कर लेंगे। अब बी जो ऑप्शन करेक्ट है माइनस पाई बाई 3 क्यों करेक्ट है ये भी आपको बताते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। रूट 3 उधर जाके माइनस का हुआ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हुआ, साइन एक्स आ गया माइनस रूट 3 बाई 2। अब साइन नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है आपने जहन में रखना है। चले आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। तो 4 क्वाड्रेंट्स हमारे बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब आपको वो याद होगा कॉस्ट CAST। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, एज फॉर साइन, ए फॉर ऑल। नेगेटिव किस में है, जो दोनों बच गए हैं, थर्ड और फोर्थ में। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे थर्ड और फोर्थ के हिसाब से। थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। लेट्स कैलकुलेट इट। रेफरेंस एंगल सेम रहेगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो भी है। रेफरेंस एंगल 60 डिग्री है पाई बाई 3। तो थर्ड क्वार्टर में हम कैसे चेक करते थे, पाई प्लस थीटा करके, यानी कि पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 4 पाई बाई 3। और फोर्थ क्वार्टर में हम कैसे चेक करते थे, 2 पाई माइनस थीटा करके, थीटा क्या है पाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 3। तो एक 4 पाई बाई 3 आया, एक 5 पाई बाई 3 आया। लेकिन जब आप बुक में देखेंगे आपको ये दोनों आंसर नज़र नहीं आएंगे, ना 4 पाई बाई 3 नज़र आएगा ना 5 पाई बाई 3 नज़र आएगा। बुक में हमें नज़र आ रहा है ये माइनस पाई बाई 3 वाला, जो मैं आपको बता रहा था करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम क्लॉकवाइज एंगल को लिखेंगे तो वो हम लिखते हैं माइनस थीटा, ठीक है, ये होगा माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर वो बात है 2 पाई माइनस थीटा वाली। अब थीटा क्या था हमारा, जो रेफरेंस एंगल था, यानी कि 60 डिग्री पाई बाई 3। तो अब ये है क्योंकि माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। नेक्स्ट है इफ़ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 विद एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई,
यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट सिर्फ, बस। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अभी आपने जहन में रखना है, हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चेक करना है। तो cos स्क्वायर एक्स है 1/2, दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, cos एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो प्लस वाला और माइनस वाला फिर हमने दोनों चेक करने होते हैं। रेफरेंस एंगल सेम रहेगा 45 डिग्री π/4 ही। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना थीटा, वो तो आ गया x = π/4। तो cos क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ में क्वाड्रेंट है तो आपको डिटेल बता देते हैं पूरी कि फोर्थ में कैसे कैलकुलेट करते थे, 2π - थीटा करके, ये फर्स्ट वाला और ये हो गया फोर्थ वाला। और cos नेगेटिव किस में होता है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, π - थीटा करके, ये आ जाएगा 3π/4। थर्ड में कैसे करते थे, π + थीटा करके, ये आ जाएगा 5π/4। लेकिन हमसे क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का पूछा जा रहा था, तो ये दो हमारे आंसर हैं, π/4 और 3π/4। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेकेंट x = 2 इफ x बिलोंग्स टू 0 to π। अब देखिए फिर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। आप वैल्यूज़ भी चारों निकाल रहे हैं, आंसर आपने नहीं दो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से देना है। सेकेंट x = 2, cos 1/2 आ गया, रेफरेंस एंगल 60 डिग्री, π/3 रेडियन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सीधा सीधा आ गया ना, x = π/3 रेडियन। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे निकालते हैं, π - थीटा करके, यानी कि π - π/3, 3 LCM आया, 3π - π, 2π/3। लेकिन क्वेश्चन में सोल्यूशन सेट पूछा जा रहा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपने अपने क्वेश्चन में पुट करके भी देखना है, वेरीफाई कौन सी हो रही है। तो सिर्फ सी ऑप्शन वेरीफाई होगा, π/3। दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए उसने वेरीफाई होना ही नहीं है। हमसे तो वो पॉजिटिव पूछ रहा है ना। सॉल्यूशन सेट और सिंपल जो रूट्स आते हैं, जब ये दो बातें होंगी आपने केयरफुल रहना है। सॉल्यूशन सेट में आपने वेरीफाई करके देना है, लेकिन अगर सिर्फ रूट्स पूछ रहा है फिर ज़रूरत नहीं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्यूशन पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ sin x + cos x = 0 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। इसको भी सॉल्व करते हैं। cos दूसरी तरफ माइनस हुआ, फिर डिवाइड हो गया sin x / cos x -1, tan x -1। अब रेफरेंस एंगल 45 आ गया, क्योंकि tan की वैल्यू 1/45 पे होती है, π/4 पे। अब tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में π - थीटा किया, फोर्थ में 2π - थीटा किया, तो हमारे पास एक पॉइंट आया 3π/4, एक 7π/4। तो हम इसमें सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट वाला लिखेंगे, फोर्थ की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, कह रहा था ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ये देखें तो सिर्फ डी में हमारे पास 3π/4 लिखा हुआ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है वन सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन cos x + sin x = √2 इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2π। अब चारों क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। एक तरीका और भी है, पुट करके भी आप देख सकते हैं। चलो वो देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, sin 45 जो पहला ऑप्शन था π/4 पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन में, 1b/2 + 1b/2, √2 LCM आया, 1 + 1 2, 2b/2, 2 को दो दफ़ा √2 लिख लिया, √2 × 2 एक कट गया, आंसर क्या आ गया √2। तो देखें लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 + cos x = 0 वेयर n इज़ एन इंटीजर। आसान सा क्वेश्चन है, 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, cos x = -1। अब cos की वैल्यू -1 कितने डिग्री पे होती है, 180 पे, cos 180 होता है -1, यानी कि पाई, x क्या आ गया, पाई रेडियन। अब क्यों के हमें वो कह रहा है n इज़ एन इंटीजर, इसका मतलब है आगे चलना है हमने, सिर्फ 0 to 2π पर फिक्स नहीं रहना। तो पाई + 2k पाई कर लें, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। k करें n करें आपकी मर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि n कह रहा है तो हम n लिख लेंगे, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, पाई + 2n पाई। नेक्स्ट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 2π sin x = -1/2। ये क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी था, तो उसमें मैंने सॉल्व किया, तो उसमें देख लें, ये देखें, ये वही सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, 7π/6 11π/6 ये वाला। नेक्स्ट 4 cos x - 3 sin x = 1 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x बिटवीन 0 and 2π। तो इसका आंसर है 2। क्यों करेक्ट है ये आंसर, ये मैं आपको चलें डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी पता चले। क्वेश्चन लिख लिया, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ही होता है, या आप सारा कुछ साइन में कर लें कन्वर्ट, या कॉज में। तो अब हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 है, तो हम दोनों का स्क्वायर लाने की ट्राई करेंगे। ये देख लें इक्वेशन सॉल्व हुई है ना, जब हम
ये हो गया 16 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया, ये आ गया साइन स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स। तो इस का स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बनाएंगे हम, इसको नहीं, क्यों नहीं कि आगे एक साइन अकेला भी पड़ा तो मसला बन जाएगा, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन को आप सीधा सीधा सिंप्लीफाई जब करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, साइन एक्स में ये क्वाड्रेटिक होगी। ए बी सी की वैल्यू आपको नज़र आ रही है, 25 है, बी जो है वो 6 है, सी -15 है, इसमें पुट करें। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कर भी लें तो अच्छी बात है, पर बताना आपको मकसद ये था कि दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, डेट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी। बस आपने वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन सॉल्व है। पाई बाई 6 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है, उसका स्क्वायर पाई बाई 3 60 डिग्री, साइन 60 क्या होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर। फिर आगे है टेंजेंट 5/4 यानी कि 45, टेन 45 होता है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट फाइंडिंग मेथड? Option C is correct. Bisection method is a root finding method. Which of the following method requires the calculation of derivative of the function? Newton's method. Option D is correct. Xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime xn. Next part, using bisection method, 1 root of x raised to power 4 minus x minus 1 is equal to 0 lies between 1 and 2. After second iteration, the root may lie in the interval f of x is equal to x raised to power 4 minus x minus 1. रूट हमें जो गिवन है वो ये कह रहा है 1 और 2 के दरमियान। आपने करना क्या है, f of 1 फाइंड कर लेना और f of 2 फाइंड कर लेना है। तो f of 1 हमारे पास आ रहा है -1 लेस दैन 0, इनकी नेगेटिव है, और f of 2 यकीनन पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसने बताया ना कि रूट 1 और 2 के दरमियान है। तो अगर रूट इनके दरमियान है तो दोनों का आंसर डिफरेंट साइन आने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ज़रूरी होता है। इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें पता चल चुका है कि रूट 1 और 2 के दरमियान है, हम इनका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इसलिए इस मेथड का नाम बाइसेक्शन है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 1 और 2 का मिड पॉइंट निकालते हैं। कैसे मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3 हो गया, 3/2 1.5 आया। अब ये जो पॉइंट आएगा 1.5 जो आया हुआ है, ये आप दोबारा अपनी मेन इक्वेशन क्वेश्चन में पुट करेंगे, f of 1.5 अब फाइंड कर लेंगे। इसका सिर्फ हम ये देखेंगे आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो 1.5 की पावर 4 को कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। ये सारा सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 2.5625। अब देखें ये पॉजिटिव आ गया। अब असली बात आपने गौर से सुननी है कि आपने जाना किस तरफ है। एक पॉइंट था 1, एक पॉइंट था 2, 2 पॉइंट्स थे, एक मिड पॉइंट हमने निकाला 1.5। सिर्फ देखना पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे है। 1 पे हमारा नेगेटिव आंसर था, 2 पे पॉजिटिव था, 1.5 पे भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो डिफरेंट साइन कहाँ बन रहे हैं, ये देखें, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका मतलब है रूट यहाँ पे अब होगा 1 और 1.5 के अंदर कहीं पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि हमने देखना था दोनों इंटरवल्स में से हम किस तरफ जाएं। तो जहाँ पे डिफरेंट साइन आए थे हमने उस तरफ जाना था। रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 1.5। तो अब इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, 1 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5/2, तो 1.25 हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, मिड पॉइंट निकालते जाएंगे, इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। f of 1.25, तो 1.25 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1.25 माइनस 1, इसको कैलकुलेटर पे चेक करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.1914। ये भी पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0। अब गौर से देखें, अब इसका मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा था 1.25। तो अब 1.25 पे हमारे पास आंसर फिर पॉजिटिव आ गया।
अब हम देखेंगे कि अब कौन सा इंटरवल चूज़ करें। इनके राइट पे जाएं तो लेफ़्ट पे जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंट साइन यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे 1 और 1.25 का मिड पॉइंट निकालेंगे अगर आपने आगे जाना है तो। बहरहाल यहाँ से हमें पता चल गया कि रूट लाई कर रहा है 1 और 1.25 के दरमियान। तो ये आंसर था आपके ऑप्शंस में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पार्ट नंबर 4, विच ऑफ द मैथड रिक्वायर्स 2 इनिशियल गैसेस। एक तो अभी आपने देखा बाइसेक्शन मेथड, 2 पॉइंट्स हमने उसमें लिए थे ना 1 और 2। रेगुलर फाल्सी में भी ऐसा ही होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, व्हाट डज द बाइसेक्शन मेथड डू। तो क्या करता है बाइसेक्शन मेथड, आपको रूट निकाल के देता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइंड्स द रूट ऑफ द फंक्शन। द iterative formula to find the root of equation f of x is equal to x cube minus 5x plus 7 is equal to 0 by Newton-Raphson method। सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो f प्राइम x क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। इन दोनों को हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे और कुछ भी नहीं। चलो पहले फार्मूला लिखते हैं, एक्स एन प्लस 1, एन लिखें के लिखें आपकी मर्ज़ी कुछ भी लिख लें। एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम एक्स एन। अब हम इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्वेश्चन ख़त्म। एक्स एन प्लस 1 को हम उसी तरह लिख लेंगे और एफ ऑफ एक्स एन और एफ प्राइम एक्स एन भी लिखेंगे उसी तरह, सिर्फ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स एन लिख देते होते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। देखें ये क्या हो जाएगा, एक्स एन क्यूब माइनस 5 XN प्लस 7। वही क्वेश्चन हमने लिखा, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स एन लिख दिया। डेरिवेटिव में भी जहाँ एक्स था वहाँ एक्स एन लिख देंगे। 3XN स्क्वायर माइनस 5, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन ख़त्म। ये देख नहीं डेरिवेटिव लिखा हुआ था, तो एलसीएम क्या आया 3XN स्क्वायर माइनस 5। सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इससे, ये क्या हो जाएगा 3XN क्यूब, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स उधर भी, माइनस 5XN। इसमें ये कैंसिल 1 आया, 1 इससे मल्टीप्लाई हुई, यहीं कुछ ब्रैकेट्स पहले माइनस है, साइन चेंज, माइनस XN क्यूब प्लस 5x माइनस 7। अच्छा जी, 2XN क्यूब वाले आ गए, 3 माइनस 1 2XN क्यूब प्लस 5XN माइनस 5XN, ये दोनों कैंसिल और माइनस 7 बच गया, डिवाइडेड बाई 3XN स्क्वायर माइनस 5। That's why option C is correct. The trapezoidal rule is used to integrate the function. Method splits the half to find the root. Bisection method सबसे पहले स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था। Numerical techniques more commonly involve iterative method. Option C is correct.